हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 16 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साल 2021 और 2022 के जो प्रमुख सूचकांक हैं जो कि 2022 में जारी किए गए हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। तो पहला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021-2022 में ये जारी किया गया था और इसमें जो भारत है ये 85वें स्थान पर रहा। और जो पहले स्थान पर देश रहे वो कौन से रहे, तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये जो है संयुक्त रूप से इसमें पहले स्थान पर रहे। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 देखा जाए तो इसमें भारत 136वें स्थान पर है और फिनलैंड इसमें जो है पहले स्थान पर है। अगली है IQ एयर की रिपोर्ट 2021 की। तो ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट थी। इसमें जो सबसे प्रदूषित राजधानी रही दुनिया की वो नई दिल्ली रही और सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा, तो ये बांग्लादेश रहा। और अगर भारत की बात की जाए कि भारत जो है किस स्थान पर रहा, तो भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा सबसे प्रदूषित देशों में। अगली है सिपरी रिपोर्ट 2021। इसके अनुसार सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा रहा, तो ये रहा भारत। और सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश कौन सा रहा, तो ये रहा अमेरिका। लेकिन यहाँ से एक बात ध्यान रखनी, अगर पूछा जाए कि भारत को जो है सबसे अधिक हथियार किस देश से मिले, यानी भारत ने सबसे अधिक हथियार जो है किस देश से खरीदे हैं, तो वो खरीदे हैं रूस से। अगला है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार जो इस्तांबुल है, ये तुर्की का शहर है इस्तांबुल, ये जो है दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार। अगली रिपोर्ट कौन सी है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इसमें भारत 150वें स्थान पर रहा और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021, इसमें भारत 101वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, इसमें भारत 37वें स्थान पर है और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। और QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2021 की रैंकिंग देखा जाए, यानी कि छात्रों के रहने के लिहाज से दुनिया का सर्वोच्च शहर कौन सा है, तो वो है लंदन। तो दोस्तों, ये कुछ रिपोर्ट थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT कानपुर ने डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया बीमारियों से जूझने वाले बच्चों के लिए कौन सा ऐप प्रस्तुत किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, सहायक अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है, यूपी का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट कहाँ बनकर के तैयार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, चित्रकूट में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की यानी जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना जो है शुरू की गई है प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। तो ये जो पहल है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो जो बढ़े चलो अभियान है इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अगस्त में किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक विधायक एक पेंशन स्कीम हाल ही में किस राज्य में लागू की गई। तो अभी जो है पंजाब में ये एक स्कीम लागू की गई है, एक योजना है कि एक विधायक एक पेंशन स्कीम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान के चालक दल के बचने के तंत्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
तो अभी जो है इसरो ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दिया। जो डाबर कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गाजियाबाद में। दोस्तों हाल ही में जो डाबर कंपनी है इसके जो चेयरमैन थे वर्तमान में अमित बर्मन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका जो इस्तीफा है वो 10 अगस्त 2022 से प्रभावी हो गया है। हालांकि दोस्तों जो अमित बर्मन है ये कंपनी से बिल्कुल हट नहीं रहे हैं। ये चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के बाद ये जो है कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में काम करते रहेंगे। दोस्तों जो डाबर इंडिया लिमिटेड है जो कंपनी है ये FMCG कंपनियों में से एक है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों में से एक है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जल्दी से जो उत्पाद बिकने वाले होते हैं उनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। तो ये जो है डाबर जो इंडिया लिमिटेड है ये भी इसी तरह की कंपनियों में शामिल है। दोस्तों जो डाबर इंडिया लिमिटेड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसका मुख्यालय स्थित है, डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी का। दोस्तों डाबर इंडिया की अगर बात करें कि जो डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे आप, 1884 में डाबर की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे डाबर कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? उनका नाम भी प्रमुख है, ध्यान रखेंगे आप, डॉक्टर SK बर्मन। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या नाम है? SK बर्मन। SK बर्मन इनका जो है नाम है, डॉक्टर SK बर्मन। ये संस्थापक थे डाबर कंपनी के। दोस्तों जो डाबर कंपनी है ये आप लोग जानते होंगे कई सारे इसके उत्पाद हैं जो कि काफ़ी फेमस रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा डाबर के कई सारे तेल भी आते हैं। इसके अलावा डाबर की कई सारी जो दवाएं होती हैं वो भी डाबर की ही रहती हैं। और इसके अलावा कई सारी खाने की चीज़ें होती हैं। यानी एक तौर से अगर देखा जाए तो जो डाबर कंपनी है वो स्वास्थ्य सेवा और भोजन की कंपनी है ना। इसमें जो उत्पाद होते हैं प्रमुख रूप से वो डाबर आंवला के होते हैं, च्यवनप्राश है, वाटिका है, हाजमोला है। तो ये इसके जो है उत्पाद होते हैं। दोस्तों यहाँ से आप एक बात याद रखेंगे कि जो डाबर कंपनी है इसके CEO कौन है वर्तमान में? तो CEO कौन है? तो ध्यान रखेंगे आप, सुनील दुग्गल। सुनील दुग्गल जो है ये वर्तमान में इसके CEO हैं। ये नाम आप ध्यान रखेंगे CEO का। तो यहाँ से आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, डाबर इंडिया जो लिमिटेड है इसके जो चेयरमैन थे अमित बर्मन, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और जो डाबर इंडिया लिमिटेड इसका मुख्यालय गाजियाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ODOP शोरूम विभिन्न देशों के दूतावासों में खोलने की बात कही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने क्या कहा कि जो उत्तर प्रदेश की एक योजना है, एक जिला एक खेल योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, ODOP, तो इसके जो शोरूम है वो विभिन्न देशों के दूतावासों में भी खोले जाएंगे, है ना। इसके जो शोरूम है वो ध्यान रखेंगे। दूतावासों के इन शोरूमों में जो ODOP के उत्पाद हैं उन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और देश में कई शहरों के पेट्रोल पंपों पर भी जो ODOP योजना है इसके एक्सक्लूसिव शोरूम खोले जाएंगे। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना, तो इसके जो शोरूम हैं यानी इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे देशों में भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही देश भर में कई सारे जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर भी इसके जो उत्पाद हैं वो रहेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की किस योजना, तो योजना भी ध्यान रखेंगे आप, एक जिला एक उत्पाद योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, जापान सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने देश भर के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जलवायु कार्यवाही में तेजी लाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 राज्यों में। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD और जापान सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, तो ये जो 3 संस्थाएं इन्होंने मिलकर के देश भर के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जलवायु कार्यवाही में तेजी लाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। ठीक है, 10 राज्यों में। अब वो 10 राज्य कौन कौन से हैं तो वो भी ध्यान रखेंगे आप, बिहार है, दिल्ली NCR है, गुजरात है, झारखंड है,
मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, सिक्किम है, उत्तराखंड और हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की गई है। और किसके द्वारा, तो ध्यान रखेंगे आप, IMD यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, जापान सरकार और UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, इनमें खासकर हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, T20 में 600 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने, तो ये बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। इमेज यहां पर इनकी आप देख सकते हैं, ये ड्वेन ब्रावो हैं। दोस्तों जो ड्वेन ब्रावो हैं ये T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 11 अगस्त 2022 को द 100 प्रतियोगिता हुई और उसमें उन्होंने अपनी टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के लिए अजय ओवल के खिलाफ मैच खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों अब अगर विकेट की संख्या में बात की जाए कि T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने का रिकॉर्ड है वो तो ड्वेन ब्रावो के नाम पर है, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सा खिलाड़ी आता है, तो अफगानिस्तान के राशिद खान, ये जो है दूसरे नंबर पर आते हैं, जिन्होंने 339 मैचों में कुल 466 विकेट लिए हैं और इस तरह से ये दूसरे स्थान पर आते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे ड्वेन ब्रावो का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रिकेट T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं दुनिया के, तो ये बन गए हैं ड्वेन ब्रावो और इन्होंने 600 विकेट लिए हैं T20 क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की सूची में कितनी नई आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 11 नई आर्द्र भूमियों को। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने रामसर स्थलों की सूची में 11 नई आर्द्र भूमियों को और जोड़ा है। इससे पहले आपको याद होगा कि बताया था कि रामसर स्थल में जो है जो आर्द्र भूमियां हैं वो जोड़ी गई थी और लगातार ये जो है तीसरी बार अभी साल 2022 में जो रामसर स्थल हैं, रामसर साइट्स हैं, उनकी संख्या जो है बढ़ाई गई है। अब इस तरह से देखा जाए कि देश भर में जो रामसर स्थल हैं उनकी कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 75 जो है कुल संख्या हो गई है रामसर स्थल की हमारे देश में। दोस्तों अब जो ये 11 नई आर्द्र भूमि, नई 11 जो वेटलैंड्स को जोड़ा गया है रामसर साइट के तहत, तो वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। जो 4 स्थल हैं वो तमिलनाडु से हैं, 3 स्थल उड़ीसा से हैं, 2 जम्मू कश्मीर में और एक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 11 नई आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है रामसर स्थल की सूची में। तो हमारे देश में कुल कितनी रामसर स्थलों की संख्या हो गई है, ध्यान रखेंगे 75 रामसर स्थलों की संख्या हो गई है। दोस्तों अब यहाँ पर एक बात आप समझेंगे, कई बार आपको बताया कि रामसर स्थल होता क्या है। दरअसल दोस्तों 1982 में एक समझौता हुआ था, रामसर एक जगह थी वहाँ पर, तो वहाँ पर एक संधि हुई थी कि जो ऐसी जगह जहाँ पर साल भर पानी भरा रहता है और वहाँ पर पशु पक्षियों की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो उन्हें जो है उन्हें क्या कहा जाता है, आर्द्र भूमि कहा जाता है और इंग्लिश में देखा जाए तो उसे वेटलैंड कहा जाता है। तो जो ऐसी आर्द्र भूमि है इन्हें रामसर स्थल की सूची में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये जो समझौता है वो रामसर में हुआ था, तो इसे रामसर स्थल कहा जाने लगा, रामसर साइट कहा जाने लगा, क्योंकि वहाँ पर ये समझौता हुआ था, वहाँ पर ये संधि हुई थी। तो इस तरह की जो आर्द्र भूमि है उन्हें इस संधि के तहत अगर जोड़ा जाता है तो रामसर साइट कहा जाता है। और अब जो है भारत में कुल ऐसी संख्या कितनी हो गई है, तो 75 संख्या हो गई है भारत में रामसर साइट्स की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1922 में ये समझौता हुआ था। और दोस्तों अगर देखा जाए देश में सबसे अधिक जो रामसर स्थल की संख्या है वो कहाँ पर है, तो ये अधिकतम है तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में कितनी है, 14 संख्या है रामसर साइट्स की तमिलनाडु में, और इसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश आता है जहाँ पर 10 रामसर स्थल की संख्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, 10 है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा भी जाता है। तो ध्यान रखेंगे देश भर में जो रामसर साइट्स की संख्या वो कितनी हो गई है, तो 75 कुल संख्या हो गई है और हाल ही में 11 नई आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है 6000 मीटर गहरे समुद्र के पानी का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही कौन सा मिशन शुरू करेगा, तो समुद्रयान नाम का एक मिशन जो है शुरू किया जाएगा। जो समुद्रयान मिशन है इसका उद्देश्य क्या होगा, तो गहरे समुद्र के पानी का पता लगाने के लिए जो है इसे शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये एक मेगा महासागर मिशन होगा। दोस्तों समुद्री यान मिशन का उद्देश्य क्या है, समुद्रयान मिशन का उद्देश्य क्या है, तो
3 इंसानों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक स्वचालित मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी और जिसमें गहरे समुद्र की खोज के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों का एक सूट रहेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए हमारे देश में जो है कौन सा मिशन शुरू किया जा रहा है, तो समुद्रयान नाम का एक मिशन होगा और इसमें क्या होगा कि 6000 मीटर की गहराई तक 3 इंसानों को भेजा जाएगा ताकि गहरे पानी का पता जो है इससे लगाया जा सके। और इसमें जो ये पनडुब्बी विकसित की जाएगी समुद्र में ले जाने के लिए, तो उसकी जो क्षमता है वो 12 घंटे की परिचालन अवधि निर्धारित रहेगी। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कौन सा मिशन है, समुद्रयान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्राम रक्षा कार्ड योजना लागू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त 2022 को एक नई योजना शुरू की गई है। कौन सी? तो ग्राम रक्षा कार्ड योजना 2022 इसे लागू किया गया। दरअसल दोस्तों देखा जाए कि ये जो योजना है ये पहले भी जम्मू कश्मीर में लागू थी, लेकिन अभी क्या है इसका नाम बदला गया। पहले ये योजना किस नाम से संचालित थी जम्मू कश्मीर में? तो ग्राम रक्षा समिति के नाम से इस योजना को जाना जाता था। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है भारतीय सेना और पुलिस द्वारा गांव के स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाता है। दोस्तों इस योजना के तहत जो वीडीसी होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे गाँव में वीडीसी को चुना जाता है। तो जो वीडीसी होते हैं इन्हें राइफल प्रदान की गई और उन्होंने अपने गांव को आतंकवादी हमलों और आतंक से संबंधित गतिविधियों से बचाया है। तो यही इसका उद्देश्य होता है ग्राम रक्षा कार्ड योजना का, कि जो गांव के स्वयं सेवक हैं उन्हें जो है भारतीय सेना और पुलिस द्वारा प्रशिक्षित किया जाए और जो गांव के वीडीसी हैं उन्हें राइफल भी प्रदान की गई ताकि जो आतंकवादी हमले हैं और जो आतंक से संबंधित घटनाएं उनको जो है यहाँ से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, अगर पूछा जाए कि ग्राम रक्षा कार्ड योजना कहाँ से संबंधित है तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 रेस से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में जो फॉर्मूला 1 के रेसर थे सेबेस्टियन वेटेल, इन्होंने अभी जो है संन्यास की घोषणा कर दी है और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो सेबेस्टियन वेटेल हैं ये फॉर्मूला 1 के 4 बार के चैंपियन रहे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, 4 बार के चैंपियन थे सेबेस्टियन वेटेल और इन्होंने जो है अभी 2022 सीजन के अंत में फॉर्मूला 1 से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 2007 में डेब्यू किया था और इन्होंने 2010 से 2013 के बीच रेड बुल की लगातार 4 विश्व चैंपियनशिप जीती थी, है ना। 4 बार की ये विश्व चैंपियन थे। और दोस्तों ये जो फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप होती है ये एक रेसिंग प्रतियोगिता होती है, इस बात को आप जानते होंगे। वेटेल जो हैं ये वर्तमान में 53 जीत के साथ सार्वकालिक ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इनसे जो ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं वो किसने जीते हैं? तो ये जीते हैं लुइस हैमिल्टन ने जिन्होंने 103 और माइकल शूमाकर जिन्होंने 91 जीती हैं। तो ये 2 खिलाड़ी इनसे आगे हैं किसमें? ग्रैंड प्रिक्स की विजेताओं की सूची में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। और आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सेबेस्टियन वेटेल ने संन्यास लिया है तो ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे आपके फॉर्मूला 1 रेसिंग से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी एवं वॉरेन बफे जाने वाले दिग्गज निवेशक का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राकेश झुनझुनवाला। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है राकेश झुनझुनवाला। और दोस्तों ये किस नाम से फेमस थे? तो वॉरेन बफेट के नाम से ये फेमस थे और आप लोगों ने भी इनका नाम जो है एक बार जरूर सुना होगा, वॉरेन बफे का। तो इनका जो रियल नाम था वो नाम क्या था? तो राकेश झुनझुनवाला इनका नाम था और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। दोस्तों इनका जो निधन है वो 14 अगस्त को हुआ है और एज कितनी थी? 62 ईयर्स, 62 साल के ये जो है थे और इनका निधन हुआ है। नाम क्या था? राकेश झुनझुनवाला। ये एक दिग्गज शेयर बाजार निवेशक थे। दोस्तों जो राकेश झुनझुनवाला हैं ये स्वनिर्मित व्यापारी थे, निवेशक और व्यवसायी थे और उन्हें दलाल स्ट्रीट के बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों फोर्ब्स की एक सूची जारी की गई थी साल 2021 की और उसके अनुसार ये बताया गया था कि जो ये वॉरेन बफेट हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट के नाम से ही ये फेमस थे। नाम क्या था? राकेश झुनझुनवाला। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे, नाम भी और इनका फेमस ही किस नाम से थे वो भी।
तो दोस्तों जो 2021 की फोर्ब्स की सूची जारी की गई थी उसमें जो है ये भारत के 36वें सबसे अमीर अरबपति थे और इनकी जो संपत्ति है वो कितनी बताई गई थी, तो 5.8 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 46,000 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति बताई गई थी। और इसी के चलते ये जो है देश में 36वें सबसे अमीर अरबपति रहे थे। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जो वॉरेन बफेट थे इनका हाल ही में निधन हो गया है 62 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को। दोस्तों जो भारत है हमारा देश, वो श्रीलंका के को एक विमान सौंपेगा। कौन सा? तो डोर्नियर समुद्री विमान, ये नाम ध्यान रखेंगे। डोर्नियर समुद्री विमान जो है सौंपेगा किसे? श्रीलंका को। दोस्तों श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे, उनकी उपस्थिति में एक समारोह हुआ था 15 अगस्त 2022 को और इसी समारोह में ये बात कही गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि भारत किस देश को डोर्नियर विमान सौंपेगा, तो आप ध्यान रखेंगे श्रीलंका को। तो दोस्तों ये थे 16 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, शशि थरूर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो सभी लोग वीडियो को लाइक किया करो और सभी लोग जो है इस पर रिस्पॉन्स दिया करो। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।